तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस, और एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए रीकैप एमसीडी लॉ। ठीक है, क्या याद करना है एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए? रीकैप एमसीडी लॉ। ये सारे हमारे ना एक्सटर्नल सोर्सेस के नाम है बेसिकली, जहां पर आर है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सी है हमारा कैजुअल कॉलर्स, ए है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट, पी है हमारे पास प्लेसमेंट एजेंसीज, एम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अगेन सी है कैंपस रिक्रूटमेंट, डी है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एल है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए है हमारा एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, और डब्ल्यू है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये हमारे सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है, इसको आप इससे याद कर सकते हो। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारे पास? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? आपने कभी अगर अपने यहाँ के मार्केट से निकले हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ना दुकानों के आगे कहीं पर्चा सा लगा होता है और एक बोर्ड सा भी रखा होता है कई बार, जिस पर लिखा होता है आवश्यकता है हेल्परों की, सेल्समैन की आवश्यकता है, 2 फील्ड वर्क वाले लड़के चाहिए। तो ये क्या है? ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जहां पर हमने ऑफिशियली कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी है, हमने ऑफिशियली कहीं पर भी अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया है, हमने अपने ऑफिस प्रेमिसेस या अपने बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर ही, यानी कि जहां हम काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह है जहां से हम बिजनेस करते हैं, तो उसी के बाहर हमने एक नोटिस लगा दिया या नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है जॉब को स्पेसिफाई करते हुए कि हमें किस चीज के लोगों की जरूरत है। ठीक है, अगर मुझे अपने यहाँ पे सीए रखना होगा, क्या मैं उसके लिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट दूंगी क्या? नहीं ना। जनरली यानी कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट किसके लिए दी जाती होगी? अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए, है ना। जो एक हाई प्रोफाइल्स वाली जॉब्स है उनकी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होती होगी भाई क्या बाहर की आवश्यकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ऐसा नहीं लिखोगे आप। ठीक है, तो देखिए जरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है। A notice is placed outside the premises। एक आप अपने प्रेमिसेस यानी कि जहां पर आप बिजनेस करते हैं उसी जगह के बाहर आप एक नोटिस लगा देंगे जहां पर आप डिटेल्स बता रहे होगे जॉब के बारे में। जनरली ये कैजुअल वैकेंसीज हैं, टेम्परेरी वैकेंसीज होती हैं जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए हो सकती हैं, जिसे कैजुअल या बदली वर्कर्स कहते हैं, यानी कि ऑन वेजेस भी आपको यहाँ पर हायर किया जा सकता है। बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। आपको क्या पैसा खर्च करना पड़ा इसके अंदर रिक्रूटमेंट के लिए? कुछ भी तो नहीं। आपने अपनी प्रेमिसेस के बाहर एक नोटिस लगा दिया है तो उसके लिए आपको कोई खास पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। ये सुटेबल है जब आपके पास काम की बहुत ज्यादा मतलब बहुत रश ऑफ वर्क है, आपके पास रश ऑफ जॉब्स हैं कि बहुत ज्यादा काम है और हो सकता है आपके परमानेंट एम्प्लॉयज कोई छुट्टी पे हो थोड़े दिन के लिए, तो उस टाइम पर आप ऐसे वर्कर्स को अपने यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो। तो यानी कि एक तरीके की टेम्परेरी जॉब है। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे कैजुअल कॉलर्स। अब बच्चे ना इन दोनों को मिक्स कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी कैजुअल वर्ड आता है और नीचे भी कैजुअल वर्ड आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ कैजुअल वर्कर्स हैं ये, और ये हैं कैजुअल कॉलर्स। कॉलर्स कॉल करके बुलाते हैं इन्हें हम कॉल करके नहीं बुला रहे ना, इन्हें डायरेक्ट बुला रहे हैं, पर्चा देके बुला रहे हैं इन्हें डायरेक्ट, अपने यहाँ पे बाहर पर्चा लगा के। ये पर्चे वाले हैं और ये कौन से वाले हैं? कॉल वाले, इन्हें हम कॉल करके बुलाते हैं। अब क्या है ये कैजुअल कॉलर्स? देखो मैंने एक बार एडवर्टाइजमेंट दी थी अपने यहाँ पर एक फाइनेंस मैनेजर की, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दी थी तो मेरे पास लगभग 200 से 250 एप्लीकेशंस आ गई थी, पर मुझे कितने लोगों को रखना था अपने यहाँ पर? सिर्फ एक को। तो मैंने 200-250 को तो रखा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन सबकी होंगी। तो मैंने क्या किया, और हम ना एप्लीकेशंस फेंकते भी नहीं है, हम क्या करते हैं एक डेटाबेस बनाते हैं, यानी कि मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई होती है एक अलग से हमने उनकी फाइल बना रखी है, चाहे वो सिलेक्ट हुए चाहे वो सिलेक्ट नहीं हुए, हमने एक फाइल बना के रिकॉर्ड रख लिया। अब अचानक से हमारा फाइनेंस मैनेजर, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, वो जो फाइनेंस मैनेजर है वो हमारे बिजनेस को छोड़कर चला गया। अब एकदम से हमें वैकेंसी हमारे यहाँ पर अराइज हो गई। अब हमने सोचा कि दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दोबारा से सब कुछ करेंगे, टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएंगे हमारे, तो क्यों ना हमारे पास 250 एप्लीकेशन में से एक ही को तो सिलेक्ट किया ना आपने, 249 एप्लीकेशन अभी भी आपके पास, क्यों ना उन्हीं एप्लीकेशंस में से किसी को छांट लें। भाई हमने जब सिलेक्शन किया होगा तो कुछ राउंड्स भी हुए होंगे, सिलेक्शन राउंड्स, उसमें से टॉप 5 टॉप 10 ये निकले होंगे, तो क्यों ना उन्हीं को एक बार छांट लिया जाए दोबारा से, उन्हीं को क्यों ना एक बार हम स्क्रीन्ड कर लें, एक बार दोबारा से कर लें, उन्हीं को कॉल करके बुलाते हैं कि आ जाओ अब हमारे यहाँ पे जॉब खाली है। पर क्या वो वेले बैठे होंगे? क्या पता, हो सकता है किसी किसी कहीं ना कहीं जॉब लग गई हो, तो हमें ऐसे छांटने पड़ेंगे। हम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स यानी कि जो हमारे कैंडिडेट्स नहीं बन पाए, जो हमारे एम्प्लॉयज नहीं बन पाए, जो हमारे यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाए, हमने उन्हीं में से छाटा और देखा कौन अब ज्वाइन कर सकता है। तो कैजुअल कॉलर्स को आप कैसे याद कर सकते हो? कैजुअल कॉलर्स
फ़ोन करके तो बुलाएंगे अब उन्हें, है ना। हमारे पास उनकी डिटेल्स वगैरह होगी, हमने अपने उसमें से एप्लीकेशंस निकाली, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, जितने हमारे पास भाई जो भी हमें अवेलेबल मिल जाएगा उसको बुला के एक बार दोबारा से इंटरव्यू वगैरह लेके हम उसे ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर्स हमारे क्या होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा ही डेटाबेस रखती है अपने अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स होती है जिसको हम बनाते हैं और फिर उनको दोबारा से स्क्रीन करते हैं ताकि जैसे ही हमारे पास वैकेंसीज अराइज हो हम उनको कॉल करके बुला लें, ठीक है। नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा सोर्स है अपने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रखने का। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती हैं, या आप जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये दावा करती है कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे। तो ये प्लेसमेंट क्या है, वो यही वाली प्लेसमेंट है, कैंपस रिक्रूटमेंट। मतलब जनरली ये तो हमारी जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के अंदर ही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट, कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे कंपनीज आती हैं और बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती हैं, यानी कि जैसे आप कॉलेज से बाहर निकले आपकी जॉब आपके साथ में है। Many big organizations maintains a close relation with the universities, vocational schools and management institutes to recruit the qualified personnel for the various job। तो बहुत सारे बड़ी बड़ी बिग कंपनीज जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो एक क्लोज रिलेशनशिप्स बना के रखते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। ये जो वोकेशनल स्कूल्स खुले होते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, तो ये वहाँ जाते हैं और प्लेसमेंट ड्राइव्स करते हैं और वहाँ से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सोर्स है यहाँ पर, मतलब अब नए नए ताजे ताजे बच्चे जो पढ़ के हैं अपडेटेड नॉलेज के साथ एकदम से आपकी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे कि सपोज करो मैं एक जगह पर काम करती हूँ, वहाँ पर एक वैकेंसी अराइज हुई, मुझे लगा कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी उसने भी उसकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के रिगार्डिंग सुटेबल है, तो मैं क्या करूंगी अपने बॉस से या जो भी भाई एचआर हमारा मैनेजर होगा, मैंने उससे कह दिया कि मेरी ना एक फ्रेंड है नोन टू में, अगर आप चाहते हो तो आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो, वो वेल क्वालिफाइड है, आपकी जॉब के लिए सुटेबल है। तो मैंने एक रिकमेंडेशन दिया। अब कंपनी वाले भी सोचते हैं कि मैं उनकी जान पहचान के ऑलरेडी मुझे बहुत साल हो गए उनके यहाँ पर काम करते हुए, अगर मैं किसी का रेफरेंस दे रही हूँ तो सही रेफरेंस ही दे रही होंगी, वो मुझे जानते हैं, तो मुझे जानते हुए वो क्या करेंगे उसका अंदाजा लगा देंगे कि जिसको मैं रेफर कर रही हूँ वो भी उसी तरीके से काम करेगा या करेगी जैसे कि मैं काम करती हूँ, मतलब हमारे बैकग्राउंड को वो जानते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है कि रादर देन कोई एक नया पर्सन हम अपने यहाँ पर चूज करें, पता नहीं वो कैसा निकलेगा कैसा नहीं, तो अगर कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय हमें कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, कोई रेफरेंस दे रहा है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो देखो जरा, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, नोन टू लोग जो भी हैं उनके, और बहुत ही अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का कि झमेले में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अच्छे एम्प्लॉय साबित हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा हम मानकर चल रहे हैं कि हम उनके बैकग्राउंड को प्रेजेंट एम्प्लॉय के बैकग्राउंड से मैच करते हुए चलते हैं, मतलब उसको ही कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसा ये एम्प्लॉय काम कर रहा है वैसे ही वो एम्प्लॉय भी आकर काम करेगा, ठीक है। 4 हमने एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th सोर्स, एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट क्या है कि वही जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट है हमारे पास, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट आ रही है, या इंटरनेट की वेबसाइट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेट पे भी जो एडवर्टीजमेंट है वो आ सकती है। जो एडवर्टीजमेंट हमारी आती है वो तब हम जनरली इस्तेमाल करते हैं जब हमें वाइडर चॉइस की ज़रूरत हो, जब हम एक ऐसी जॉब पोजीशन के लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी सीनियर पोजीशन में आती है, यानी कि एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है टू फिल अप द वैकेंसीज एट द सीनियर पोजीशंस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से हमारे पास पूल ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं और हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है हमारे लिए एक्सटर्नल का कि जब भी हमें बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनना हो, जब हमें वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए, जब हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहिए सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए, तो हम इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ सीनियर पोजीशन के लिए इसको इस्तेमाल करने के पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट में अच्छा खासा पैसा लगता है, तो अच्छा खासा पैसा हम उसी जॉब पोजीशन के लिए इस्तेमाल करेंगे ना जो हमारे यहाँ पर हायर लेवल की होगी, ठीक है। तो इसका बेस्ट एडवांटेज तो हमारे लिए यही है कि यहाँ पर हमारे पास वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक डिसएडवांटेज भी है, यह है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज का आना। अब कई बार देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और कई बार अनफिट जॉब सीकर्स की तरफ से भी आती हैं,
भाई देखो, जब भी हम किसी जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं तो हम सब कुछ लिखते हैं कि किन लोगों ने अप्लाई करना है, हमें MBA क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, हमें 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तब भी कुछ लोग ऐसे अप्लाई करेंगे जो फ्रेशर होंगे, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे में उन सभी को हटाकर बेस्ट को चूज करना फिर हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट्स भी लगेंगे, पैसा भी लगेगा, ठीक है, और हमारा टाइम भी जाएगा। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट का हमारे पास डिसएडवांटेज है कि कई बार फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें वाइडर चॉइस की जरूरत हो, सीनियर मोस्ट पोजीशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, वेल क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट प्लस। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को 3 पढ़ाने जा रही हूँ आपको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये लगभग एक जैसे सही है, ठीक है। इसको लेकिन मैं बोलती हूँ सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह में क्या होता है कि क्या होता है सामूहिक विवाह में, तो बहुत सारे लोगों का एक साथ शादियां करा दी जाती हैं। वहां पे कोई पैसा वैसा लगता है क्या? वहां पर अपनी तरफ से ही आपको एक कह सकते हो कि आप एक ब्राइड साइड है, ग्रूम साइड है, कुछ ब्राइड साइड से है, कुछ ग्रूम साइड से, मैच हो गया और शादी हो जाती है। वहाँ पे मैच मेकिंग क्या होती है, अपने आप ही हो जाती है। वहाँ पे कोई आपके पास चॉइसेस वगैरह नहीं होती हैं, अपने आप आपको बता दिया जाता है कि ये पर्सन है, ये पर्सन है, और हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो ये शादी.com, ये जो प्राइवेट कंपनीज है शादी.com वगैरह से, तो वहाँ पर आप देख समझ करके सारे काम करते हैं, है ना। दूसरी बात, जब ये सामूहिक विवाह वगैरह होता है तो इसमें कोई पैसे वैसे लगते हैं क्या? जिस बंदे की हो रही होती है उनको कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, ये एक सोशल सर्विस की तरह हो रहा होता है। लेकिन यही शादी.com वगैरह की तरफ से होता है तो लेते हैं ना, कुछ कमीशन वमीशन लेते हैं, वो लेते हैं नहीं लेते रिश्ता कराने के लिए कमीशन। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती है ना हमारी, बिल्कुल ऐसी ही हैं। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज और ये हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, तीनों का काम ये है जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर से मिलाना। तीनों ही जगह पर कंपनीज अपने रिक्वायरमेंट लिखवा कर रखती हैं और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपने बायोडाटा सबमिट करके रखते हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती है उन्हें हमारी गवर्नमेंट चलाती है। एक्सचेंज को कौन चलाती है? गवर्नमेंट। ये होते हैं जनरली अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। अब एक बात बताओ, सामूहिक विवाह के अंदर 2 CA की शादी नहीं हो रही होगी, तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आपको जो अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिंग जॉब्स होती हैं उनके लिए आपको यहाँ पर आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। ये एक लिंक प्रोवाइड कराता है बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। यहाँ पर लेकिन आपको अप टू डेट रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। अगर कभी आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे एक कॉलम होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। अगर आप एक जॉब सीकर है तो वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पूरा एक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर जो भी कंपनीज होगी, जो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होंगी, वो चाहे तो वहां से आपके बायोडाटाज को यूज करके आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो मतलब लेकिन वहां पर क्या होता है कि ये जो डेटाज होते हैं ये थोड़े से आउटडेटेड होते हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये एज इट इज वैसे ही रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम रजिस्ट्रेशन करके भूल भी जाते हैं, क्योंकि नहीं मिल रही है जॉब तो हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हाँ हमें अपडेट भी करना है, ठीक है। अब यही सेम काम प्लेसमेंट एजेंसीज भी करती हैं। अब ये लोग भी क्या करते हैं, ये भी बायोडाटाज बनाकर रखते हैं कैंडिडेट्स वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर ये रिकमेंड करते हैं, अपने क्लाइंट्स के नेम रिकमेंड कर देते हैं, यानी कि कंपनी वालों को एम्प्लॉयज के बारे में बता देते हैं, एम्प्लॉयज को कंपनी के बारे में बता देते हैं। लेकिन ये चार्ज करते हैं फीस, अपनी आपको सर्विसेज देने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसीज हैं और प्रोफेशनल बॉडीज हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कैसे तरीके के होते हैं, सामूहिक विवाह वाले हैं, जहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मैच करा दिया गया और आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, एक सोशल सर्विस की तरह आपके साथ काम किया जा रहा है। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज हमारी शादी.com जैसे आप याद कर सकते हो कि जहां पर 2 लोगों को मिलवाने के लिए पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए वो 2 लोग कौन है? जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर। सबने अपने अपने बायोडाटाज लिखवा के रखे हुए हैं, जहां मैच हो जाती है वहां पे एक दूसरे को रिकमेंडेशन दे दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या होता है? अब इससे थोड़ा हायर लेवल पे आते हैं हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनका भी काम यही होता है, ये लोग रिक्रूट करते हैं टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरल एम्प्लॉयज, यानी कि थोड़े हाई लेवल वाले हैं, और ये स्पेशलाइज होते हैं मिडिल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए। यानी कि अगर आपको मिडिल लेवल के मैनेजर्स चाहिए या टॉप लेवल मैनेजर्स चाहिए,
तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत सारे लोगों का डेटा मेंटेन करके रखते हैं विद द डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। देखो तीनों का काम सेम ही है ना, तीनों ही एजेंसी हैं जो जॉब सीकर और जॉब प्रोवाइडर को मिलवा रही हैं, बट तीनों का थोड़ा सा रोल अलग है। एक तो बिल्कुल एक ऐसी एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट चला रही है, दो एजेंसीज हमारी प्राइवेट हो गई, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट एक्सचेंजेस जो होती है वो फी चार्ज नहीं करती, लेकिन जो हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज है वो फी चार्ज करती हैं। गवर्नमेंट वाले के अंदर यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अंदर अनस्किल्ड और स्किल्ड जॉब्स है, लेकिन सिर्फ ऑपरेटिव जॉब्स हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर हर तरीके की जॉब्स हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल अगर आपको एम्प्लॉयज चाहिए तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट में जाओगे। ठीक है, यानी कि यहां आप लोअर लेवल की जॉब्स भी ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर आपको टॉप और मिडिल के लिए चाहिए तो उसके लिए कौन सा है हमारे पास, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है। ठीक है, अब आते हैं हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है हमारा, ठेकेदार सुना होगा, ठेकेदार सुना है ना। ठेकेदार क्या काम करता है, हमने उसको पैसा दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, हमें लेबर खुद अरेंज नहीं करनी पड़ती। हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, जी हमें ये घर बनवाना है या हमें ये एक फ्लाईओवर बनवाना है, हमने तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब उनका काम है लेबर को अरेंज करना, वो अपने पास से खुद ही लेबर को अरेंज करेंगे जितने भी लोगों की जरूरत होगी, हमारा बर्डन रिड्यूस। लेकिन एक अच्छा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, हमने सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखा, अपने आप पूरी लेबर हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज भी है, अगर ठेकेदार के साथ आपकी बातचीत खराब हो गई और ठेकेदार छोड़कर चला गया ऑर्गेनाइजेशन, आपका काम आपका कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर, तो लेबर भी अपने साथ ले जाएगा। फिर हमें दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, दोबारा से कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो बाकी की लेबर को लेकर आएगा। ठीक है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट्स मेंटेन रखते हैं लेबर्स के साथ। ये आप लोगों को अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट नोटिस पे, यानी कि कम समय में अगर आपको अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है तो ये लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि आप लोगों को लेबर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लेबर फॉलो द लेबर कॉन्ट्रैक्टर इफ ही लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। वही कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और कंडीशन सही नहीं बैठे तो अगर वो चला गया तो उसकी रखी हुई लेबर जो है हमारे यहाँ पर वो भी चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। देखते हो क्या टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट अभी भी, कि हमें आवश्यकता है 2 हेल्पर और वेल्पर होगी, कौन से न्यूज चैनल पे आती है या कौन से चैनल पे आती है एडवर्टाइजमेंट, वो तो सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। लोगों को हमारे यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट आप कौन से चैनल पे देखते हैं, ये थोड़ी पुरानी बात है। जब ये सेट टॉप बॉक्स वगैरह डिजिटलाइजेशन नहीं था और केबल चला करता था तो एक केबल का चैनल भी आया करता था जिसपे हम अपनी फेवरेट मूवीज लगवा लिया करते थे कुछ पैसे वैसे देकर, या अगर हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट है केबल ऑपरेटर से तो वो हमें क्या करता था, हमें संडे वाले दिन अगर हम चाहें तो अपने पसंद की कोई मूवी वहां पर लगवा लिया करते थे। तो उन चैनल्स के ऊपर क्या होता था, जो भी लोकल एरियाज के ऑफिसेज हुआ करते थे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, वो उनके पास अपनी एक एडवर्टाइजमेंट लिखवा देते थे और उस केबल के चैनल पे नीचे की तरफ फ्लैश होती थी वो एडवर्टाइजमेंट। कि जैसे सपोज करो, आप नहीं बोलेंगे, हमारे घर के आसपास कोई लेंसकार्ट का आउटलेट है, वहां पर उन्हें 3 लड़कों की जरूरत है, मतलब जो हैंडल कर सकें, सेल्स बॉय की जरूरत है। तो वो लोग क्या करते थे, केबल वालों के पास जाते थे, अपना एड्रेस लिखवाया, अपनी रिक्वायरमेंट लिखवाई, तो वो एडवर्टाइजमेंट फ्लैश होती थी नीचे की तरफ, लेकिन वो सिर्फ लोकल एरियाज की होती थी। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी उस टाइम पे फेमस हुआ करती थी टेलीविजन पे। बट आजकल हम ये सब चीज़ें नहीं देखते। बट आजकल भी ये जो डेन वगैरह वाले जो लोग प्रोवाइड कराते हैं तो इनका जैसे डेन चैनल आता है तो उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो डिटेल रिक्वायरमेंट जो है जॉब और क्वालिफिकेशंस की वो पब्लिसाइज की जाती हैं टेलीविजन के ऊपर भी। उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस हमारा आजकल यही है वेब पब्लिशिंग। आजकल हम घर बैठे ही अपना एक फॉर्म फिल करते हैं, हमने naukri.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अपनी एक पूरी प्रोफाइल बनाई और अपने आप ही कंपनीज के हमारे पास रिकमेंडेशन आने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास मेल आनी शुरू हो जाती है, मैसेजेस आनी शुरू हो जाती है जो हमारी क्वालिफिकेशन को मैच करती है। कई बार वहां से खुद भी मैसेज आता है कि कंपनी इंटरेस्टेड आपके प्रोफाइल में, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रही है। तो इस तरीके से वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है कि जहां पर कुछ वेबसाइट स्पेसिफिकली ही इस पर्पज के लिए डिजाइन की गई है, जहां पर जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर आपस में एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जैसे कि naukri.com, jobstreet.com, indeed.com, shine.com है, monster.com है, न जाने कितनी हमारे पास आज के टाइम पे वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन हुई हुई हैं। तो यहाँ पर भी हमें वाइडर चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे 11 टोटल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे
आपकी बुक में प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक साथ दे रखा है, बट मैं फिर भी इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देती हूँ, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है जहां पर हम बाहर से कैंडिडेट को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो हमारे यहाँ पर वैकेंसीज को फिल कर सके, ठीक है, क्लियर। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर, यानी कि हम जब एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या हमें फायदे हैं, तो हमारे पास उसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा है हमें क्वालिफाइड पर्सनल, ये तो हमने पढ़ ही लिया जब हम सोर्सेज पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जितने भी है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट है हमारे पास वेब पब्लिशिंग का सोर्स है, चाहे प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वाइडर चॉइसेस आने के चांसेस हैं, क्योंकि तो हम वेल क्वालिफाइड कंपिटेंट यहाँ पर हमें मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अपडेटेड स्किल्स के पर्सनल्स भी हमें मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से जब हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो हमारे पास काफी हद तक लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से हम बेस्ट को चूज कर सकते हैं। इसी से जुड़ा है हमारा नेक्स्ट वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस फिर से वही वाली बात कि आपके पास कुछ ऐसे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स को आपके पास लाती है, आप ताकि उसमें से जो बेस्ट आपको चाहिए आप उसे चूज कर सकते हो। कई बार तो ऐसे भी हमारे पास कैंडिडेट आ जाते हैं, इतने भी वेल क्वालिफाइड आ जाते हैं कि हमें बेस्ट चूज करना ही मुश्किल हो जाता है कि उनमें से सिलेक्ट करें किसको। तो चॉइसेस हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पर अवेलेबल होती है। उसके बाद है फ्रेश टैलेंट। यहाँ पर हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ पर इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड हो सकता है। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड मतलब द यंग टैलेंट, द फ्रेश टैलेंट, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो अपडेटेड स्किल्स के साथ आएंगे। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इंटरनल सोर्स इस्तेमाल करते रहे तो वही पुराने लोग काम करते रहेंगे ना। अब वही पुराने लोग अगर काम करते रहेंगे तो काम करने का तरीका भी पुराना ही रहेगा। लेकिन जब हम नए नए लोगों को अपने यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो कैंपस रिक्रूटमेंट की वजह से क्या होगा, नए नए बच्चे जो अभी अभी पढ़कर आए हैं, नए नए तरीके से पढ़कर आए हैं, नई नई चीजें पढ़कर आए हैं, उनके पास नए नए मैथड्स होंगे काम को करने के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो यंग टैलेंट, वो फ्रेश टैलेंट, वो अपडेटेड और अपग्रेडेड स्किल्स हमारे पास आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि एक फ्रेश टैलेंट, हम इसको ये भी कहते हैं, फ्रेश ब्लड आने के चांसेस हमारे यहाँ पर हो जाते हैं अगर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब बाहर के लोग आने शुरू हो जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरनल वालों के अंदर एक खलबली सी मचनी शुरू हो जाती है कि अब बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो कल को अगर प्रमोशन होना होगा तो कहीं ऐसा ना हो कोई बाहर वाला हमारा चांस ले जाए। भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स भी यूज करता है फॉर रिक्रूटमेंट, तो ऐसा ना हो हमारा चांस किसी और को मिल जाए। और जब नए नए लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो पुराने वालों को वैसे भी लगता है कि हमें इनके साथ कम्पीट करना है, हमें आगे बढ़कर रहना है, कहीं ऐसा ना हो कल को हमारी पोजीशन ये लोग ले लें। तो इसलिए एक कंपटीशन स्पिरिट अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका अल्टीमेटली फायदा किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये 4 बेनिफिट है हमारे। कौन कौन से? क्वालिफाइड पर्सनल्स मिलते हैं हमें, चॉइसेस हमारे पास बहुत ज्यादा है, फ्रेश टैलेंट आता है हमारे पास, जो नए मेथड्स हमारे लिए लेकर आता है, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जनरेट करता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है लेंदी प्रोसेस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी बाहर वाले को इन्वाइट कर रहे हो, पहले आप कहीं ना कहीं आके एडवर्टाइजमेंट दोगे, 4-5 दिन का टाइम दोगे, वो लोग आना शुरू होंगे, फिर आप लोगों को उनके एप्लीकेशंस को भी देखना होगा, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन वहीं पे इंटरनल सोर्स अगर होता तो हमें पता है, हम जानते हैं उस बंदे को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर। कॉस्टली है। अगर आप एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हो, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास भी जाते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, तो वो लोग अपनी फीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल में तो कोई फीस ही नहीं है, इंटरनल में हमें किसी को कोई पैसा थोड़ी देना, क्योंकि कोई हमने एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कराई है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरनल सोर्स से कंपेयर करें तो एक्सटर्नल सोर्स हमारे लिए क्या है, कॉस्टली है। एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स अ डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर आप किसी हायर पोस्ट के लिए इंटरनल वाले को चांस ना देकर किसी एक्सटर्नल वाले को अपॉइंट कर दोगे, तो ये एग्जिस्टिंग स्टाफ को डिससेटिस्फाइड कर देगा, उनका पोटेंशियल वही डाउन हो जाएगा, वो वहीं पे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम इतने सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हमें चांस ना देके, हमें अपॉर्चुनिटी ना देके किसी बाहर वाले को हायर पोस्ट पे रख दिया गया है। तो इससे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन, वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब अपने पोटेंशियल के साथ काम नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। स्टाफ क्या हो जाता है, डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो 3 डिमेरिट है हमारे पास, लेंदी प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस और डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है।